Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। जितने भी बच्चे नेट, जेआरएफ, यूपी, पीजीटी, टीजीटी या एनबीएस, केबीएस की तैयारी कर रहे हों, इतिहास विषय से उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 75 प्रश्न की एक सीरीज के साथ इतिहास विषय का आपके सामने, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अवतरण नीचे दिया हुआ है, इस अवतरण को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चॉइस करना है। ईस्वी सन की चतुर्थ शताब्दी के मध्य में मानव प्रजाति के इतिहास में एक ज्वालामुखी के विस्फोट जैसी घटना घटित हुई। कैस्पियन सागर के उत्तरी तट के क्षेत्रों में स्थित अपने देश से एक भयानक अग्नि की धारा के रूप में हूण निकले और समस्त यूरोप और एशिया में फैल गए। बेघर और अनियंत्रित वे सोते जागते अपने घोड़ों पर सवार रहते थे। उनकी भीषण हुंकार जहां कहीं सुनाई पड़ती, लोग भयाक्रांत हो जाते थे। विश्व के सारे सभ्य समाज से उन्होंने विनाशकारी युद्ध किया और जहां कहीं भी उनसे बन पड़ा, उन्होंने लोगों का नरसंहार किया, विनाश किया, भस्म किया और सारा कुछ दानवी क्रूरता के साथ विध्वंस कर दिया। यूरोप में तो हूण एट्टिला ने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को ही पतन के गर्त में डाल दिया। 455 ईस्वी के लगभग हूण भारत में प्रविष्ट होने लगे। अपने महती प्रयास से सम्राट स्कंदगुप्त उन्हें खदेड़ दिया। 12 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। साम्राज्य की सीमा चौकियां जो पहले से ही निर्बल थी, आगे उनका प्रतिरोध नहीं कर सकी। बर्बर हूण फारस को लांघते हुए उत्तर पश्चिम के कुषाण शासकों को विनष्ट करते हुए तेजी से भारत में घुसने लगे। बर्बर हूण फारस को लांघते हुए उत्तर पश्चिमी के कुषाण शासकों को विनष्ट करते हुए तेजी से भारत में घुसने लगे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया और उक्त संकट की स्थिति में साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। 500 से 570 के बीच अगले 5 सम्राट, जिसमें नरसिंहगुप्त बालादित्य सम्मिलित था, वह पतन की ओर उन्मुक्त हुआ, किंतु नाम मात्र के साम्राज्य के कतिपय भागों से डवाडोल सत्ता बनाए रखने में सफल रहे। साम्राज्य के सुसंबद्ध केंद्रीय भाग की सीमाओं के बाहर बहुत से भूभाग स्वतंत्र हो गए। साम्राज्य के ही प्रांत सौराष्ट्र में मैत्रक से नायक ने स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद वस्तुतः अपनी साम्राज्य निष्ठा का विच्छेद किया। 512 ईस्वी तक हूणों ने तोरमाण के नेतृत्व में उत्तर भारत को मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक एरण तक रौंद डाला। तोरमाण का पुत्र मेहरकुल, जो एक भयानक आतंक का पर्याय था, उसने पंजाब से ग्वालियर तक और आग और लूट की आंधी फैला दी। 525 ईस्वी तक एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया। दोस्तों, इससे संबंधित अवतरण से प्रश्न नंबर 1, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? ये प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन: चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इसमें से कोई नहीं। चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक जो था, वह था समुद्रगुप्त। यह चौथा शासक समुद्रगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी, और इसी के समय में दोस्तों भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत भी हुई थी। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था, उसके शासनकाल में ही भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2, हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन थी? ये प्रश्न है। हूणों के साथ भारत आने वाली
मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, कुषाण, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव या शक। इन चारों में से कौन आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन थी? हूणों के साथ जो भारत में आने वाली अन्य प्रजाति थी मध्य एशिया की, वह थी गुर्जर। इसका जो बी विकल्प है वो बी विकल्प सही विकल्प है। हूणों के साथ जो भारत में आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति थी वो गुर्जर थी। आज़ादी के बाद गुर्जर या वीर गुर्जर के नाम से उसे जाना जाता था। ये लोग उत्तर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि स्थानों पर बसे हुए थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर दूसरे का बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? प्रश्न नंबर 3, मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? स्कंदगुप्त, साकार विक्रमादित्य, यशोधर्मन, पुष्यमित्र। मालवा से हूण सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला यशोधर्मन था। ये जाट महाराजा थे यशोधर्मन, पूरा उत्तर भारत में छा गए थे। उदय तीव्रगामी से बहुत ही तीव्रगामी उदय हुआ इसका। मंदसौर से सौधनी में विजय स्तंभ है। यशोधर्मन का जो विजय स्तंभ है वो मंदसौर के सौधनी में है। दोस्तों याद रखें, यह बहुत ही प्रतापी सम्राट जिसने मालवा से हूण सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका था, वह था यशोधर्मन। यशोधर्मन मालवा के हूण सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका, इसलिए इसका सी विकल्प सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 गंगा घाटी में मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया? ये प्रश्न है। गंगा घाटी में मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, नरसिंह गुप्त, बुद्धगुप्त, स्कंदगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। गंगा घाटी में मिहिर कुल को जो अपदस्थ करने वाला था वह था नरसिंह गुप्त। सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली था नरसिंह गुप्त। गुप्त वंश का यह प्रमुख शासक भी था, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। गंगा घाटी में मिहिर कुल को जो अपदस्थ करने वाला सम्राट था वह था नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त के बारे में जानिए कि यह सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली सम्राट था, गुप्त वंश का प्रमुख शासक भी था। और यह जो नरसिंह गुप्त था वह सम्राट पुरगुप्त का लड़का था, पुत्र था, इसलिए विकल्प इसका ये सही होगा। गंगा घाटी से मिहिर कुल को जो अपदस्थ करने वाला सम्राट था वह नरसिंह गुप्त था। बहुत ही प्रतापी और यशस्वी सम्राट नरसिंह गुप्त जो पुरगुप्त का पुत्र था, इसलिए विकल्प ए सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता रहा किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासन स्वतंत्र हो गए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाममात्र नियंत्रण रहा। प्रश्न नंबर 5 इसका सही विकल्प कौन सही नहीं है, ये प्रश्न है। तो केवल एक ऑप्शन सही नहीं है, जो कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, ऐसा नहीं था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य का अंत नहीं हुआ था, इसलिए विकल्प ए सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 आज का अगला प्रश्न नंबर 6 रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? मार्क्सवादी विचारधारा से, रांके विचारधारा से, हेगेल विचारधारा से, टाइनबी विचारधारा से। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं, उनका जो संबंध था वह किससे था? ये प्रश्न है आज का। प्रश्न नंबर 6 रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास के लेखक के जनक थे, वे उनका जो संबंध था वह रांके विचारधारा से था, इसलिए इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, सूची मिलान सूची 1 और 2।
सोन संस्कृति, नेवासा संस्कृति, बागौर संस्कृति, कोल्ढेवा संस्कृति। सूची सेकंड, मध्यपुरा पाषाण संस्कृति, निम्नपुरा पाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति, उच्चपुरा पाषाण संस्कृति। इसमें जो कूट का प्रश्न है ए बी सी डी दूसरी तरफ है, सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें जो सही ऑप्शन है वह सोन संस्कृति का जो संबंध है वह निम्नपुरा पाषाण संस्कृति से है। सोन संस्कृति का संबंध निम्नपुरा पाषाण संस्कृति से। दूसरा, नेवासा संस्कृति का जो संबंध है, नेवासा संस्कृति का संबंध मध्यपुरा पाषाण काल से है। इसके बाद तीसरा है बागौर संस्कृति। बागौर संस्कृति का जो संबंध है वह उच्च पुरा पाषाण संस्कृति से है। उसके बाद लास्ट है कोल्ढिहवा। कोल्ढिहवा संस्कृति का जो संबंध है वह नियो पाषाण संस्कृति से है, इसलिए इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पाई तौल का अनुपात। रेशियो पूछ रहा है, हड़प्पाई तौल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। हड़प्पाई तौल का जो रेशियो है वह 1 3 6 9 1 2 4 6 1 2 3 4 1 4 8 10। इसका जो संबंध है 1 2 4 6। बी विकल्प इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से तांबे का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं बल्कि तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं आहड़ से, गिलुंद से, कायथा से, नवदा टोली से। इसका सही विकल्प होगा आहड़ से। ए विकल्प इसका सही विकल्प होगा। ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं आहड़ से। आहड़ से प्रस्तर के उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। 10वीं और 11वीं सदी में इसे अघाटमपुर या अघाट दुर्ग भी इसका नाम था। दोस्तों याद रखें, नेवाड़ा क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली एक नदी थी बेड़च नदी। बेड़च नदी को स्थानीय लोग धूलकोट भी कहते थे। उस नदी का दूसरा नाम धूलकोट भी था, इसलिए इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध या दशराज युद्ध जिसको कहते हैं, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। दशराज युद्ध जो लड़ा गया था वह युद्ध लड़ा गया था विश्वामित्र के समय। ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है उसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है, दशराज युद्ध का। 10 राजाओं का युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ये विश्वामित्र के समय में लड़ा गया युद्ध था। महाभारत युद्ध के पहले जो क्षेत्र था आर्यों का, उसके बीच सुदास से युद्ध हुआ। तो इसका सही विकल्प बी विकल्प सही विकल्प होगा। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में जो उल्लेखित है 10 राजाओं का युद्ध या दशराज युद्ध, वह विश्वामित्र के काल में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी।